अगर सफलता सिर्फ तेज दिमाग वालों को ही मिलती तो हर टॉप स्टूडेंट दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। असल दुनिया में जीतता वही है जो अपनी भावनाओं को समझता है, सही समय पर सही फैसले लेता है और मुश्किलों को शांत दिमाग से संभालता है। अगर तुम भी सोचते हो कि सिर्फ अक्लमंद होने से जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, तो एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हारी सोच बदल देगा। 1960 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया, जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। उन्होंने छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके सामने एक मार्शमैलो यानी मीठी टॉफी रख दी। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, तुम चाहो तो इसे अभी खा सकते हो, लेकिन अगर तुम 15 मिनट तक रुके तो तुम्हें एक और टॉफी मिलेगी। अब सोचो, बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चों ने खुद पर कंट्रोल किया और 15 मिनट इंतजार किया, जबकि कुछ बच्चे तुरंत टॉफी खा गए। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि जब इन्हीं बच्चों को 20 साल बाद ट्रैक किया गया, तो जो बच्चे इंतजार कर सकते थे, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते थे, वो जिंदगी में ज्यादा सफल निकले। उनके ग्रेड बेहतर थे, उनके रिश्ते अच्छे थे, वे अपनी नौकरी और बिजनेस में ज्यादा आगे बढ़े। दूसरी तरफ जो बच्चे इंतजार नहीं कर पाए, उनमें कई आगे जाकर संघर्ष कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया। जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करना जानते हैं। अब इसे असल दुनिया में देखो। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ओपरा विन्फ्रे, ये सब सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उनके पास तेज दिमाग था, बल्कि क्योंकि उन्होंने मुश्किल हालात में भी खुद पर कंट्रोल रखा, सही फैसले लिए और अपनी भावनाओं को काबू में रखा। अगर सिर्फ आईक्यू से सफलता मिलती तो आइंस्टीन, टेस्ला और न्यूमैन दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन असल में वो लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो अपनी भावनाओं को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है? बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो कि तुम गुस्से को कंट्रोल कर सको, हर हालात में शांत रह सको, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सको और सही फैसले ले सको, तो तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। और इसी के लिए ये ऑडियो बुक है। इसमें हम जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जाए और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, ताकि तुम हर मुश्किल को आसानी से संभाल सको और अपनी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा सको। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी असर डाल सकते हो। तो तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यह है समरी हब और तुम सुन रहे हो द इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेनियल गोलमैन। अध्याय 1, भावनाएं हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? What are emotions for? सोचिए, अगर आपके पास ऐसा हुनर हो जो आपके हर रिश्ते को मजबूत बना सके, आपके काम में तरक्की दिला सके और आपके हर फैसले को आसान बना सके, तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? यही है भावनात्मक समझदारी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। एक ऐसी ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई बहुत तेज दिमाग वाला है तो वह जरूर सफल होगा, लेकिन सिर्फ अक्ल से कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत होशियार हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आम दिमाग वाले होते हैं, फिर भी वे आगे बढ़ते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं और खुश रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक छुपी हुई ताकत होती है, भावनात्मक समझदारी। हमारी भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं हैं, ये हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हर मौके पर असर डालती हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और संभालना सीख लें, तो हम जिंदगी में वह सब पा सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाएं, तो यही भावनाएं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। अब सवाल उठता है कि भावनाएं हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? सोचिए, अगर हमारे अंदर डर, गुस्सा, दुख, खुशी जैसी भावनाएं न होती तो क्या होता? हम किसी खतरे को पहचान ही नहीं पाते। अगर डर न होता तो इंसान आग या जंगली जानवर से भागता ही नहीं और शायद जिंदा भी ना रहता। गुस्सा न होता तो हम किसी गलत चीज का विरोध नहीं कर पाते। खुशी न होती तो हम किसी चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। भावनाओं का काम सिर्फ हमें एहसास कराना नहीं,
बल्कि हमें सही दिशा दिखाना है। ये हमें बताती हैं कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, कब सतर्क रहना है, कब किसी पर भरोसा करना है और कब संभल कर चलना है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझना सीख लें तो जिंदगी के हर फैसले को आसान बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं? अक्सर जब कोई हमसे तेज आवाज में बात करता है तो हम बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। कोई कुछ गलत बोल दे तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी भावनाएं हमें चला रही हैं, हम अपनी भावनाओं को नहीं। भावनात्मक समझदारी का पहला नियम यही है, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर काबू पाना। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे सीखें। पहला तरीका है खुद को समझना। जब भी कोई भावना आपके अंदर आए तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? कई बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। अगर हम अपनी भावनाओं को ध्यान से समझने लगें तो हम उनके गुलाम बनने की बजाय उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है भावनाओं पर काबू पाना। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड रुकिए। विज्ञान कहता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग एक लड़ो या भागो वाले हालात में चला जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ सेकंड रुक जाएं तो हमारा सोचने समझने वाला दिमाग सक्रिय हो जाता है और हम बेहतर फैसला ले सकते हैं। तीसरा तरीका है दूसरों की भावनाओं को समझना। सोचिए, अगर कोई आप पर गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद वह खुद किसी परेशानी से गुजर रहा हो। अगर आप सामने वाले की भावनाओं को समझना सीख जाएं, तो आप हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। चौथा तरीका है लोगों से सही तरीके से जुड़ना। हर सफल व्यक्ति की एक खासियत होती है, वह दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है। अगर आप सही तरीके से बातचीत करना, अपनी बात साफ साफ समझाना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीख लें, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। पांचवां और सबसे जरूरी तरीका है खुद को प्रेरित रखना। भावनात्मक समझदारी सिर्फ दूसरों से अच्छा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। जो लोग अपनी भावनाओं को समझकर खुद को प्रेरित करना जानते हैं, वे ही जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख लें, गुस्से को अपनी ताकत बना सकें, डर को अपने हक में इस्तेमाल कर सकें और खुशी को अपनी मेहनत का हिस्सा बना सकें, तो क्या होगा? आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, हर मौके का सही फायदा उठा सकते हैं और वह हासिल कर सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। भावनात्मक समझदारी कोई जादू नहीं है, ये एक सीखने वाली कला है। इसे कोई भी सीख सकता है और जब आप इसे सीख जाते हैं तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप पा ना सकें। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप खुद को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? पहली कहानी है एक आदमी की जिसने गुस्से को अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया। उसका नाम था माइक टायसन, बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह जिसकी ताकत से लोग कांपते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, गुस्सा। रिंग में उसका गुस्सा उसे अपराजेय बनाता था, लेकिन जिंदगी में यही गुस्सा उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक लड़ाई में जब उसके विरोधी ने उसे उकसाया तो माइक टायसन ने गुस्से में आकर उसका कान काट लिया। वह एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उस गुस्से ने उसकी छवि खराब कर दी, उसे बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया और उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगी। अब सोचिए, अगर माइक टायसन ने अपने गुस्से को काबू में रखा होता, अगर उसने अपने गुस्से को समझा होता, तो क्या वह और भी बड़ा बॉक्सर नहीं बन सकता था? यही होता है जब हम भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो वे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। अब दूसरी कहानी। ये कहानी भी एक फाइटर की है, लेकिन यह लड़ाई रिंग में नहीं, जिंदगी में थी। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। मंडेला ने अपने देश के लिए 27 साल जेल में बिताए। सोचिए, 27 साल। अगर किसी के साथ अन्याय हो तो सबसे स्वाभाविक भावना क्या होगी? गुस्सा, नफरत, बदला। लेकिन मंडेला ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। जब वे जेल से बाहर आए तो वे अपने दुश्मनों से बदला ले सकते थे। वे अपने गुस्से को नफरत में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे भी गुस्से में डूब गए तो उनके देश को शांति कभी नहीं मिलेगी।
उन्होंने अपने गुस्से को एक सकारात्मक बदलाव में बदल दिया और पूरी दुनिया में इतिहास बना दिया। अब सोचिए, एक ही भावना, गुस्सा, लेकिन एक आदमी ने इसे अपने विनाश का कारण बना लिया और दूसरे ने इसे अपनी शक्ति में बदल दिया। यही है भावनात्मक समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस। यह सिर्फ यह नहीं बताती कि हमें कौन सी भावनाएं महसूस करनी चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं के साथ क्या करना चाहिए। गुस्सा गलत नहीं है, दुख गलत नहीं है, डर गलत नहीं है। गलत यह है कि हम इन भावनाओं को खुद पर हावी होने दें। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए, जब अगली बार गुस्सा आए, तो आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर सोचें, क्या मैं इस गुस्से को अपनी ताकत बना सकता हूं? जब कोई आपको निराश करे, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस दर्द को एक नया लक्ष्य बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूं? यही भावनात्मक समझदारी है, और यही वह शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप अपनी भावनाओं को अपना दुश्मन बनाना चाहेंगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत? अध्याय 2, भावनाओं पर काबू खो देना। एनाटमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक वह बिना किसी वजह के आप पर गुस्सा करने लगता है, या फिर ऑफिस में आपका बॉस आपकी छोटी सी गलती पर जोर से डांट देता है। उस वक्त आपको झटका लगता है। आप सोचते हैं, इन्हें इतनी तेज प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत थी? यही होता है भावनाओं पर काबू खो देना, मतलब इमोशनल हाईजैकिंग। जब हमारा दिमाग बिना सोचे समझे किसी भावना से इतना बह जाता है कि हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, और इससे बचने का तरीका क्या है? हमारी भावनाएं हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से से कंट्रोल होती हैं, जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह हमारी भावनाओं को तुरंत तय करता है। डरना है, गुस्सा करना है, खुश होना है या दुखी होना है। सोचिए, अगर कोई अचानक आपको पीछे से डरा दे तो क्या होगा? आप झट से चौंक जाएंगे, शायद चिल्ला पड़ेंगे या खुद को बचाने के लिए कोई हरकत करेंगे। यह सब बिना सोचे समझे हो जाता है। यही अमिगडाला करता है। यह खतरे को पहचान कर हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन कभी कभी यह गलती भी कर देता है। जब कोई हमारी बात काट देता है, हमें नजरअंदाज कर देता है या हमारी आलोचना करता है, तो अमिगडाला इससे भी खतरे की तरह ले सकता है। इससे हमें गुस्सा आ सकता है, हम चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं या उदास हो सकते हैं। असल में खतरा होता नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है और हम बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसी वजह से कुछ लोग गुस्से में आकर बुरी बातें कह देते हैं, चीजें फेंक देते हैं या किसी से झगड़ लेते हैं। फिर जब गुस्सा शांत होता है तो पछतावा होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इससे बचने का तरीका क्या है? पहला तरीका है थोड़ा रुकना और सोचना। जब भी आपको लगे कि आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें। बस एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? दूसरा तरीका है गहरी सांस लेना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लंबी सांसें लेना शुरू करें, तो आपका दिमाग शांत होने लगेगा और आपको सोचने का मौका मिलेगा। तीसरा तरीका है परिस्थिति को दूसरे नजरिए से देखना। जब कोई आप पर चिल्लाए, तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय सोचिए, शायद वह पहले से परेशान है, शायद उसे किसी और चीज की टेंशन है। ऐसा सोचने से आपका दिमाग शांत रहेगा और आप बिना मतलब की बहस से बच जाएंगे। चौथा तरीका है पहले से तैयारी रखना। अगर आपको पता है कि कोई इंसान बार बार आपको गुस्सा दिलाता है, तो पहले से तय कर लीजिए कि आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अपने दिमाग को पहले से ट्रेनिंग दीजिए कि आप हर हाल में शांत रहेंगे। सबसे जरूरी बात, अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख जाते हैं, तब आप हर मुश्किल परिस्थिति में भी सही फैसला ले सकते हैं। ब्रूस ली का नाम सुनते ही दिमाग में एक तेज, ताकतवर और शांत इंसान की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना कैसे सीखा? अगर वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते, तो शायद आज दुनिया उन्हें इतना महान नहीं मानती। एक बार की बात है, जब ब्रूस ली हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां के लोग उन्हें बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। उन्हें सुनने को मिलता, तुम एशियन हो, तुम कभी लीड रोल नहीं पा सकते।
ये बातें किसी को भी गुस्सा दिला सकती थीं, लेकिन ब्रूस ली ने गुस्से में बहने की बजाय दिमाग से काम लिया। उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को समझा और तय किया कि वे अपने गुस्से को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने लड़ने की बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इनसे ज्यादा टैलेंटेड बन जाऊं तो ये खुद मुझे अप्रोच करेंगे। और ठीक यही हुआ। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को और मजबूत किया, अपने फाइटिंग स्टाइल को और बेहतर किया, और एक दिन वही हॉलीवुड जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था, उन्हें अप्रोच करने लगा। अब सोचिए, अगर ब्रूस ली ने गुस्से में आकर सब कुछ छोड़ दिया होता तो क्या वे इतने बड़े स्टार बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि पानी की तरह बनो। पानी किसी भी आकार में ढल सकता है, लेकिन अपनी ताकत नहीं खोता। इसका मतलब है कि हमें हालात के हिसाब से खुद को ढालना सीखना चाहिए, लेकिन अपनी सोच और आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए। एक और घटना देखिए। एक दिन उनके एक स्टूडेंट ने गुस्से में आकर दीवार पर जोर से मुक्का मारा और उसकी उंगली छोटिल हो गई। ब्रूस ली ने उससे कहा, तुमने गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। अगर तुमने इस गुस्से को कंट्रोल किया होता तो यही तुम्हारी ताकत बन सकता था। यही है भावनाओं पर काबू रखने की ताकत। अगर हम गुस्से या दुख में बहकर गलत फैसले लेने लगें तो हम खुद ही अपना नुकसान करते हैं। लेकिन अगर हम इन भावनाओं को समझें और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करें तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुकें, सोचें और अपनी भावनाओं को काबू में रखें। याद रखें, असली ताकत हाथों में नहीं, दिमाग में होती है। अध्याय 3, जब समझदारी बेवकूफी बन जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनका दिमाग तेज चलता है, वे मुश्किल से मुश्किल चीजें आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जब बात जीवन के फैसलों, रिश्तों या भावनाओं को संभालने की आती है तो वे पूरी तरह असफल हो जाते हैं। वे दूसरों से झगड़ लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं या ऐसी चीजों में उलझ जाते हैं जो उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। यही होता है जब समझदारी बेवकूफी में बदल जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केवल आईक्यू जिंदगी में सफल होने के लिए काफी नहीं होता। किसी का दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन अगर उसे अपनी भावनाओं और दूसरों के इमोशंस को समझने की कला नहीं आती तो वह बार बार गलत फैसले लेगा। यही कारण है कि कई होशियार लोग भी असफल हो जाते हैं, जबकि औसत दिमाग वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए, कोई इंसान जो गणित में बहुत तेज है, साइंस में कमाल कर सकता है, लेकिन अगर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, लोगों से सही तरीके से बात नहीं कर सकता, तो क्या वह एक अच्छे लीडर बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि एक असली लीडर वही होता है जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी समझदार हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को और दूसरों को समझना, सही तरीके से प्रतिक्रिया देना और सही फैसले लेना। यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए कि हमारी समझदारी सच में हमारे काम आए और हमें नुकसान न पहुंचाए? पहली बात, अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। अगर आप किसी बात पर गुस्सा कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं या किसी की बात से जलन हो रही है तो खुद से पूछें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो उन पर काबू पाना आसान हो जाता है। दूसरी बात, दूसरों की भावनाओं को समझें। हर कोई अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोचिए, शायद इसका कोई कारण होगा। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। तीसरी बात, सही तरीके से बातचीत करना सीखें। कई बार लोग अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते, जिससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो सीधा गुस्से में न बोलें, बल्कि शांति से समझाएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। चौथी बात, गुस्से और भावनाओं के बहाव में बहकर फैसले न लें। अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले शांत हो जाइए, सोचिए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। अब सोचिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? ऐसा जो सिर्फ किताबों में होशियार है लेकिन जीवन में बार बार गलतियां करता है, या ऐसा जो खुद को और दूसरों को समझकर सही फैसले लेता है और अपनी जिंदगी को आसान बना लेता है? फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, एक इंसान जो दुनिया का सबसे इनोवेटिव दिमाग रखता है, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी,
लेकिन उसकी खुद की कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स का दिमाग गजब का था। वह बचपन से ही तेज सोचने वाले, क्रिएटिव और गहरी समझ रखने वाले इंसान थे। लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या थी। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता कमजोर थी। जब एप्पल तेजी से ग्रो कर रहा था, तब स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्सैल, जिद्दी और दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल थे। वह टीम के लोगों पर चिल्लाते थे, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे और हमेशा खुद को सही मानते थे। उनकी यह आदत उनके ही खिलाफ गई। सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया बदलने का दिमाग था, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालने की समझ नहीं थी। क्या वह सफल हो सकता था? कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन यही स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए, तब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली। केवल दिमाग से तेज होने से कुछ नहीं होता, अगर आप अपनी भावनाओं को और दूसरों को समझना नहीं सीखते। उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने सीखा कि टीम को समझना, लोगों के साथ सही तरह से व्यवहार करना और भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। जब वह कुछ साल बाद एप्पल में वापस आए, तब वह पहले से ज्यादा मैच्योर थे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी टीम को महत्व दिया और उनकी यह समझदारी एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना पाई। अब सवाल यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। पहली बात, अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते, तो आपकी समझदारी भी बेवकूफी बन जाएगी। दूसरी बात, सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं, बल्कि दूसरों को समझने की काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है। तीसरी बात, अगर आप गलतियां करते हैं तो उनसे सीखें, खुद को सुधारें और आगे बढ़ें। अब सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दिमाग से तेज है लेकिन अपनी जिंदगी के फैसलों में कमजोर है, या एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझकर सही तरीके से जीना जानता है? अध्याय 4, खुद को पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? जिंदगी में क्या चाहते हैं? किन चीजों से आपको खुशी मिलती है और कौन सी चीजें आपको तकलीफ देती हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता, तो जिंदगी में सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। खुद को पहचानना यानी अपने दिमाग और दिल को समझना। और जब आप खुद को सही से जान लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान से कोसों दूर होते हैं। वे दूसरों की नकल करते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं और वही सोचते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें सच में क्या चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे लोग अपने ही जीवन में अजनबी बन जाते हैं। खुद को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। जब आप किसी चीज से खुश होते हैं तो क्यों होते हैं? जब दुखी होते हैं तो उसका असली कारण क्या है? कई बार हमें लगता है कि कोई और हमें दुखी कर रहा है, लेकिन असल में वह भावना हमारे अंदर पहले से ही होती है। अगर आप खुद को गहराई से समझेंगे, तो आपको अपने अंदर छिपे डर, इच्छाएं और कमजोरियां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना। क्या मैं वाकई इस काम में खुश हूं, या सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया ऐसा कह रही है? क्या जो सपना मैं देख रहा हूं वह मेरा अपना है या किसी और ने मेरे लिए चुना है? क्या मेरे डर और असफलताओं की वजह बाहर है या मेरे ही मन में है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप सिर्फ समाज के बनाए नियमों पर नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान पर चल सकते हैं। तीसरी चीज, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। कई लोग खुद को पहचानना इसलिए टालते हैं क्योंकि वे अपनी कमियों से भागते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी उन्हें सुधार सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप समझ जाते हैं कि मुझे बार बार संदेह होता है, तो आप खुद को भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चौथी चीज, दूसरों की राय से आजाद होना। हम में से कई लोग सिर्फ इस डर से खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग सच में अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, वे दूसरों की राय की परवाह नहीं करते। अगर आप हर समय दूसरों की सोच के हिसाब से जीते रहेंगे, तो कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप सच में खुद को पहचान लें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप वही काम करेंगे जो आपको पसंद है, वही रिश्ते निभाएंगे
जो आपको खुशी देते हैं, और वही फैसले लेंगे जो आपके लिए सही हैं। खुद को पहचानना सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति आपके अंदर पहले से ही है, बस उसे ढूंढना है। सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा होता कि मैं कौन हूं, मुझे इस दुनिया में क्या करना है, तो क्या वे इतिहास में अमर हो पाते? क्या वे अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कर पाते? शायद नहीं। मार्टिन लूथर किंग एक आम इंसान की तरह ही थे, लेकिन उनके अंदर एक खास चीज थी। उन्होंने खुद को पहचाना, अपने डर को समझा और अपनी सच्ची मंजिल को अपनाया। उनका जन्म अमेरिका में ऐसे समय पर हुआ था जब काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव अपने चरम पर था। बसों में काले लोग पीछे बैठते थे, स्कूल अलग होते थे, होटल और रेस्तरां में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। हर तरफ अन्याय था। अगर मार्टिन लूथर किंग भी बाकी लोगों की तरह सोचते, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह समाज का नियम है, तो शायद उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने मन में झांक कर देखा। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ इसीलिए दबकर रह जाऊं क्योंकि समाज कहता है कि मैं कमजोर हूं? क्या मेरी पहचान बस एक आम आदमी की है, या मैं बदलाव ला सकता हूं? यही सवाल उनकी जिंदगी बदलने लगे। उन्होंने खुद को समझा और जाना कि उनका असली मकसद है न्याय के लिए लड़ना। लेकिन यह आसान नहीं था। जब उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई तो लोगों ने उन्हें धमकाया, उनके घर पर हमला हुआ, उन्हें जेल में डाला गया। अगर वे खुद को ठीक से नहीं पहचानते तो शायद डरकर भाग जाते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक इंसान की अपनी पहचान को पाने की ताकत थी। वे जानते थे कि उनका असली मकसद क्या है, और इसी वजह से लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या आप भी कई बार खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप भी समाज के बनाए हुए डर में जीते हैं और अपने असली मकसद से दूर भागते हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए अपनी सच्ची पहचान को दबा देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अगर मार्टिन लूथर किंग भी यही सोचते तो वे इतिहास में कभी याद नहीं किए जाते। खुद को पहचानने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह समझना भी होता है कि आप किन चीजों से डरते हैं, किन भावनाओं से भागते हैं और किन कमजोरियों से आप खुद को रोकते हैं। मार्टिन लूथर किंग की तरह अगर आप खुद को पहचान लें तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हो सकता है कि आपका मकसद कोई सामाजिक बदलाव ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में वो हर चीज पा सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती है। अध्याय 5, जज्बातों के गुलाम। सोचिए, कोई इंसान जोश में आकर किसी काम में कूद पड़ता है, बिना सोचे समझे फैसले लेता है, और फिर जब चीजें गलत हो जाती हैं तो पछताता है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गुस्से, मोहब्बत, जलन या किसी और भावना में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। इन्हें कहते हैं जज्बातों के गुलाम। जोश और जुनून जरूरी हैं, लेकिन अगर ये काबू से बाहर हो जाएं तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि भावनाओं को फॉलो करना हमेशा सही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम सिर्फ अपने जज्बातों के हिसाब से चलें तो कई बार गलतियां कर बैठते हैं। गुस्से में इंसान वो बातें कह देता है जो वह असल में कहना नहीं चाहता। प्यार में इंसान ऐसे रिश्तों में चला जाता है जो उसके लिए सही नहीं होते। जलन में आकर लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही अंदर से खोखले हो जाते हैं। यह सब तब होता है जब हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करने लगती हैं, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? सबसे पहला तरीका है भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना। अगर आपको किसी चीज के लिए जुनून है तो यह देखना जरूरी है कि वह जुनून आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपको भटका रहा है। जुनून तभी फायदेमंद होता है जब वह सही सोच के साथ जुड़ा हो। दूसरा तरीका है भावनाओं पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत कोई कदम न उठाएं। पहले शांत हो जाएं, सोचें कि क्या यह गुस्सा वाकई जरूरी है। इसी तरह अगर कोई भावना आपको किसी गलत फैसले की ओर धकेल रही है तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई मेरे लिए सही है? तीसरा तरीका है लॉजिक और इमोशंस में बैलेंस बनाना। सिर्फ दिल से फैसले लेना जितना खतरनाक हो सकता है, उतना ही सिर्फ दिमाग से फैसले लेना भी।
इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि भावनाओं को नजरअंदाज न करें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी भी न होने दें। सबसे बड़ी बात, भावनाओं का गुलाम मत बनो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जो लोग अपने जज्बातों को समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, वही असल में जिंदगी में सफल होते हैं। सिकंदर महान एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है। इतिहास में उसे सबसे महान योद्धाओं और विजेताओं में गिना जाता है। उसकी रणनीतियां, उसकी ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक साधारण राजा से दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी भावनाओं ने ही उसकी जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया? सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। उसे अपने गुरु अरस्तु से सीख मिली थी कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। लेकिन इतिहास गवाह है कि सिकंदर इस सीख को पूरी तरह अपना नहीं सका। सिकंदर की सेना जब भारत पहुंची तो उसका सामना हुआ राजा पोरस से। पोरस ने अपने छोटे से राज्य और सीमित सेना के बावजूद सिकंदर को कड़ी टक्कर दी। जब युद्ध खत्म हुआ और पोरस को बंदी बनाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जिस तरह एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। यही एक सच्चे लीडर की पहचान थी। जब भावनाएं संतुलन में हों तो वे आपको सही फैसले लेने में मदद करती हैं। लेकिन सिकंदर हमेशा ऐसा नहीं कर पाया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब सिकंदर की फतह का सिलसिला जारी था तो उसके सेनापति क्लाइड्स ने एक दिन दरबार में उसके फैसलों की आलोचना कर दी। सिकंदर को गुस्सा आ गया। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वह बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठाता है और उसी क्लाइड्स को मार डालता है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। जब गुस्सा शांत हुआ तो सिकंदर को एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे वफादार दोस्त को मार दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, रोया, पछताया, लेकिन जो चला गया वह लौट कर नहीं आया। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावा ही लाते हैं। सिकंदर के पास पहले से इतना कुछ था कि उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसे और चाहिए था। वह हमेशा आगे बढ़ता रहा, बिना यह देखे कि उसकी सेना कितनी थक चुकी है, लोग कितने परेशान हो चुके हैं। जब उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और कहा कि वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी सिकंदर नहीं माना। आखिरकार जब वह वापस लौटा तो वह पहले जैसा सिकंदर नहीं था। उसका शरीर बीमार हो चुका था, मन बेचैन था और उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके थे। एक वक्त ऐसा आया जब वह अकेला पड़ गया। एक सम्राट जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, अपनी ही भावनाओं का गुलाम बनकर खुद से हार गया। सिकंदर महान को उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है, लेकिन उसका अंत हमें एक कड़वा सबक सिखाता है। अगर भावनाएं काबू में ना हों तो वे आपको बर्बाद कर सकती हैं। गुस्सा, अहंकार, महत्वाकांक्षा ये बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन जब इन पर नियंत्रण खो दिया जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अध्याय 6, सबसे बड़ी काबिलियत। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर फील्ड में तेजी से सीख जाते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, आर्ट हो या फिर कोई दूसरी स्किल? वे सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि उनमें एक खास काबिलियत होती है, सीखने की क्षमता। यही असली मास्टर एप्टीट्यूड होती है। आपने कई बार सुना होगा कि मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत सही तरीके से न हो तो वह बेकार भी जा सकती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग स्मार्ट तरीके से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही फर्क लाता है सीखने की सही काबिलियत। अब सवाल उठता है, सीखने की सही काबिलियत कैसे विकसित करें? सबसे पहला तरीका है खुद को बदलने के लिए तैयार रखना। कई लोग सोचते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन असल में जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं वही तेजी से सीखते हैं। दुनिया बदल रही है, नई चीजें आ रही हैं, और अगर आप भी बदलना सीखेंगे तो हमेशा आगे रहेंगे। दूसरा तरीका है ध्यान देना और चीजों को गहराई से समझना। आज की दुनिया में लोग हर चीज जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से सीखते हैं वे असली मास्टर बनते हैं। कोई भी स्किल सीखते वक्त गहराई में जाएं, सिर्फ सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। तीसरा तरीका है गलतियों से सीखना। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो वे फेल हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे तेजी से वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, बजाय इसके कि वे उनसे भागे।
गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न सीखना गलत है। चौथा तरीका है इमोशनल कंट्रोल। सीखने की प्रक्रिया में कई बार हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब हमें हार मानने के बजाय अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और लगे रहना चाहिए। पांचवा तरीका है सीखने की खुशी को महसूस करना। जब आप किसी भी चीज को सीखने में मजा लेने लगते हैं, तब वह आपके लिए आसान हो जाती है। सीखना सिर्फ एक काम नहीं होना चाहिए, बल्कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। असली टैलेंट सिर्फ दिमाग की तेजी नहीं, बल्कि सीखने की सही आदतें होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अब तक का सबसे जीनियस इंसान कौन था, तो कई नाम दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन एक नाम जो इतिहास में सबसे ज्यादा चमकता है, लियोनार्डो दा विंची। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उनकी बनाई हुई मोनालिसा का चेहरा सामने आता है। लेकिन लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे। वे एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर थे, एक इन्वेंटर थे, एक एनाटॉमी एक्सपर्ट थे, और साथ ही साथ वे दुनिया के सबसे जिज्ञासु इंसानों में से एक थे। कई लोग सोचते हैं कि जीनियस बनने के लिए किसी खास टैलेंट की जरूरत होती है, या फिर कोई जन्म से ही जीनियस होता है। लेकिन लियोनार्डो की कहानी कुछ और ही कहती है। उन्होंने कभी किसी बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं की, न ही उनके पास कोई डिग्री थी, फिर भी वे इतने बड़े कलाकार, वैज्ञानिक और खोजकर्ता बन गए। उनकी सफलता का राज था सीखने की असीम भूख। वे हर चीज में गहरी रुचि रखते थे, और किसी भी चीज को बस ऊपर ऊपर से नहीं सीखते थे, बल्कि उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करते थे। लियोनार्डो की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सवाल पूछते थे। वे कभी भी किसी चीज को वैसे ही स्वीकार नहीं करते थे, जब तक कि वे खुद उसकी तह तक न पहुंच जाएं। एक बार उन्होंने देखा कि पानी में उठने वाली लहरें एक खास पैटर्न में चलती हैं, तो उन्होंने हफ्तों तक इसे स्टडी किया। ये समझने की कोशिश की कि यह पैटर्न क्यों बनता है, कौन से नियम इसके पीछे काम कर रहे हैं। वे हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर घंटों बैठकर उनके पंखों की हरकत को नोटिस करते थे। उन्होंने हजारों स्केच बनाए, सिर्फ यह समझने के लिए कि आखिर उड़ान कैसे संभव होती है। इसी गहरी स्टडी से उन्हें उड़ने की मशीन का आइडिया आया, जिसे हम आज के जमाने का एरोप्लेन कह सकते हैं। उनकी एक और खासियत थी, वे कभी भी गलतियों से डरते नहीं थे। वे जानते थे कि अगर कुछ नया सीखना है, तो गलतियां भी होंगी, लेकिन हर गलती एक सबक होती है। वे खुद को एक स्टूडेंट मानते थे और हर अनुभव से सीखते थे। जब वे घोड़ों की मांसपेशियों को समझना चाहते थे, तो उन्होंने असली घोड़ों के शवों को काटकर उनकी हड्डियों, मांसपेशियों और नसों का बारीकी से अध्ययन किया। ऐसा करने से वे यह समझ सके कि जब घोड़ा दौड़ता है, तो उसकी कौन सी मांसपेशियां किस तरह से काम करती हैं। लियोनार्डो की पेंटिंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके पीछे की गहरी स्टडी और ऑब्जर्वेशन ही उन्हें खास बनाती है। जब वे किसी इंसान की पेंटिंग बनाते थे, तो वे सिर्फ उसके चेहरे की आकृति नहीं देखते थे, बल्कि यह भी नोटिस करते थे कि जब वह मुस्कुराता है, तो उसके चेहरे की कौन कौन सी नसें हलचल करती हैं, आंखों की चमक कैसे बदलती है, चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी किस तरह से छाया बनाती है। यही कारण है कि मोनालिसा की मुस्कान आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उसे एक एंगल से देखो तो वह हल्की सी हंसती दिखती है, और अगर दूसरे एंगल से देखो तो वह बिल्कुल शांत लगती है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह लियोनार्डो की गहरी समझ और बारीकी से की गई स्टडी का नतीजा था। उनकी यह आदत सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं थी। वे किसी भी चीज को अधूरा नहीं सीखते थे, चाहे वह पानी का बहाव हो, पक्षियों की उड़ान हो, इंसानी शरीर की संरचना हो, या फिर मशीनों का काम करने का तरीका हो। वे हर चीज को अंदर तक समझने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि वे न सिर्फ आर्ट में माहिर थे, बल्कि उन्होंने ऐसे डिजाइन बनाए जो उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद आधुनिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए गए। आज हम में से कई लोग सीखने को एक बोझ की तरह देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, डिग्री, यह सब हमें मजबूरी लगता है, लेकिन लियोनार्डो ने इसे अपने जीने का तरीका बना लिया था। उनके लिए सीखना सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक आनंद था। वे हर चीज को एक नई संभावना की तरह देखते थे, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना जरूरी था। यही वजह थी कि वे कभी भी यह नहीं सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे जानते थे कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम लियोनार्डो जैसी मास्टर एप्टीट्यूड चाहते हैं, तो हमें भी यह समझना होगा कि असली काबिलियत सिर्फ बुद्धिमानी में नहीं होती,
बल्कि इस बात में होती है कि हम कितने खुले दिमाग से नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं। हमें हर चीज के प्रति जिज्ञासा रखनी होगी। ये सोचना होगा कि कुछ भी हमारे सीखने के दायरे से बाहर नहीं है। हमें अपनी गलतियों से डरना बंद करना होगा और उन्हें एक सबक के रूप में लेना होगा। हमें चीजों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी गहराई तक जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें सीखने को बोझ नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर की तरह देखना चाहिए। दिमागी तेजी से ज्यादा जरूरी है सीखने की भूख। यही वह शक्ति है जिसने लियोनार्डो दा विंची को महान बनाया, और यही शक्ति आपके अंदर भी है। अध्याय 7, सहानुभूति की जड़ें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं? वे आपके दर्द को महसूस कर सकते हैं, आपकी खुशी में खुश हो सकते हैं और बिना जज किए आपको सुन सकते हैं। यही होती है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। लेकिन क्या यह किसी में खुद से आती है या इसे सीखा जा सकता है? सहानुभूति सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह हमारे रिश्तों को गहरा बनाती है, हमें एक अच्छा लीडर बनाती है और सबसे जरूरी बात, हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां लोग अपनी ही परेशानियों में उलझे रहते हैं, वहां यह कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग एक दूसरे को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वे जवाब देने के लिए सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अब सवाल उठता है, सहानुभूति की जड़ें कहाँ होती हैं? सबसे पहले बचपन से ही हम इसे सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे माता पिता और आसपास के लोग हमें सिखाते हैं कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। अगर कोई बच्चा गिर जाता है और रोता है, तो दूसरा बच्चा भी उसे देखकर दुखी महसूस करता है। यह सहानुभूति की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह क्षमता या तो और मजबूत होती है या फिर कमजोर पड़ जाती है। दूसरी बात, हमारी खुद की भावनाएं इस पर असर डालती हैं। अगर हम अपने ही इमोशंस को नहीं समझते, तो दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए पहले खुद को जानना जरूरी है। जो लोग अपने दर्द और खुशी को सही से समझते हैं, वे दूसरों की भावनाओं को भी गहराई से महसूस कर सकते हैं। तीसरी चीज, सुनने की कला। सहानुभूति का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि आप सामने वाले को ध्यान से सुनें, बिना उसे टोकें, बिना जज करें। कई बार लोग सिर्फ इसलिए अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सच में किसी की तकलीफ को समझना चाहते हैं, तो उन्हें दिल से सुनिए। चौथी चीज, खुद को दूसरे की जगह रखना। अगर किसी दोस्त का दिल टूट गया है या कोई करीबी परेशान है, तो खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता? यह सोचने भर से ही आपका नजरिया बदल जाएगा। सहानुभूति सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मदद कर सकती है। चाहे वह हमारे रिश्ते हों, दोस्ती हो, करियर हो या फिर लीडरशिप। जो लोग दूसरों को गहराई से समझते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। अध्याय 8, सामाजिक कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों से जुड़ जाते हैं? वे जहां भी जाते हैं, लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, सामाजिक कला। कुछ लोग सोचते हैं कि सोशल स्किल्स जन्म से आती हैं, लेकिन सच यह है कि यह एक सीखी जाने वाली क्षमता है। अगर आपको लोगों से जुड़ना मुश्किल लगता है, बातचीत में झिझक होती है, या आपको यह नहीं पता कि सही तरीके से प्रभाव कैसे डाला जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बदल नहीं सकते। सामाजिक कला हर किसी के अंदर विकसित की जा सकती है। सबसे पहला कदम है दूसरों में दिलचस्पी लेना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो पहले आपको उनकी बातों में रुचि लेनी होगी। लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझते हैं और उनकी बातों को अहमियत देते हैं। जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि सच में उनकी बातों को महसूस कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान देना। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज भी बहुत कुछ कहती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, तो सामने वाला महसूस करेगा कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे। आंखों में आत्मविश्वास, हल्की मुस्कान और सही टोन आपकी बातों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तीसरी चीज है
भावनाओं को समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना। जब कोई अपना दर्द या खुशी आपसे शेयर करता है, तो सिर्फ ओह अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। उनकी भावनाओं को समझें, उनके अनुसार प्रतिक्रिया दें। अगर कोई दुखी है तो उसे दिलासा दें। अगर कोई उत्साहित है तो उसकी खुशी में शामिल हों। चौथा तरीका है कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। कई लोग सोशल इंटरेक्शन में इसीलिए असहज महसूस करते हैं क्योंकि वे खुद को लेकर अनिश्चित होते हैं। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि जिस आत्मविश्वास से आप बोलते हैं वही आपको यादगार बनाता है। पांचवां तरीका है सही तरीके से बातचीत की कला सीखना। बातचीत सिर्फ अपनी बात कहने का नाम नहीं, बल्कि एक सही बैलेंस बनाने का नाम है, जहां आप भी बोलें और सामने वाले को भी मौका दें। अगर आप सिर्फ अपनी ही बातें करते रहेंगे तो लोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। एक अच्छा संवाद वही होता है जहां दोनों पक्ष सुने और समझे जाते हैं। छठा तरीका है नेगेटिविटी से बचना। अगर आपकी बातचीत हमेशा शिकायतों, गॉसिप या नकारात्मकता से भरी रहती है, तो लोग धीरे धीरे आपसे बचने लगेंगे। आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके साथ रहकर लोग अच्छा महसूस करें। आखिरी और सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस करें। सामाजिक कला एक ऐसी स्किल है जो अभ्यास से ही निखरती है। जितना ज्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ही आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जिससे लोग जुड़ना चाहें? अगर हाँ, तो इन सामाजिक कलाओं को अपनाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग और प्रभावशाली कम्युनिकेटर कौन है, तो शायद ज्यादातर लोग एक ही नाम लेंगे, शाहरुख खान। उनका आत्मविश्वास, हाजिर जवाबी और बोलने का अंदाज ऐसा है कि सामने वाला बस सुनता ही रह जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स कोई जादू नहीं, बल्कि सीखने लायक कला है? जब भी शाहरुख किसी इंटरव्यू में होते हैं या स्टेज पर बोलते हैं, तो उनका हर शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचता है। इसका कारण सिर्फ उनका स्टारडम नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक कला यानी सोशल आर्ट है। सबसे पहली चीज जो शाहरुख की कम्युनिकेशन को खास बनाती है, वह है उनका आत्मविश्वास। वे जो भी कहते हैं पूरी एनर्जी और यकीन के साथ कहते हैं। जब वे किसी को जवाब देते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव और आवाज का उतार चढ़ाव यह दिखाता है कि वे अपने शब्दों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। दूसरी चीज है उनकी हाजिर जवाबी यानी विटीनेस। शाहरुख के जवाब इतने स्मार्ट होते हैं कि लोग उन्हें याद रखते हैं। वे कभी किसी सवाल को बोरिंग नहीं बनाते, बल्कि उसमें मजेदार अंदाज डाल देते हैं। यही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की निशानी होती है, जो गंभीर बात को भी दिलचस्प बना दे। तीसरी चीज जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है उनका दूसरों में दिलचस्पी लेना। जब वे किसी से बात करते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि सामने वाले को सुनते भी हैं। चाहे वे फैंस से बात कर रहे हों या किसी पत्रकार से, उनकी आंखों में ऐसा फोकस होता है जो यह दिखाता है कि वे सामने वाले की बात को अहमियत दे रहे हैं। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी बातें मायने रखती हैं। एक और खासियत है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। वे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से बात करते हैं। जब वे किसी इमोशनल टॉपिक पर बात करते हैं, तो उनकी आवाज में वह सच्चाई झलकती है जो लोगों को गहराई से छू जाती है। यही असली सोशल आर्ट होती है, सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से बोलना। अब सवाल यह है कि हम शाहरुख खान की इस कला से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला सबक है आत्मविश्वास को विकसित करना। अगर आप अपनी बात को लेकर खुद ही श्योर नहीं हैं, तो सामने वाला कैसे यकीन करेगा? इसलिए जब भी बोलें, पूरे विश्वास से बोलें। दूसरी चीज है बातचीत में दिलचस्पी जोड़ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सिर्फ सामान्य बातें मत कीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कहिए जो बातचीत को मजेदार बना दे। हाजिर जवाबी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तीसरी चीज है दूसरों को ध्यान से सुनना। सिर्फ बोलते रहने से कोई अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता, बल्कि सुनने की कला भी आनी चाहिए। जब आप लोगों की बातों को सही से सुनेंगे, तब आप उनसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। चौथा सबक है भावनाओं से कनेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें, तो सिर्फ फैक्ट्स मत दीजिए, बल्कि उसमें इमोशन डालिए। लोग शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वे उस एहसास को कभी नहीं भूलते जो आपने उन्हें महसूस कराया था। शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन की एक जीती जागती किताब है। अगर आप भी अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कीजिए और देखिए कि लोग कैसे आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। अध्याय 9, करीबी दुश्मन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं? ये एक अजीब सा सच है। हमारे सबसे करीबी लोग ही कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह महसूस होने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई समाधान है? हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार हो या शादी, भावनाओं पर टिका होता है। जब भावनाएं सही दिशा में बहती हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब इन पर काबू नहीं रखा जाता तो यही भावनाएं संघर्ष का कारण बन जाती हैं। सबसे बड़ा कारण होता है अपेक्षाएं। हम अपने करीबियों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हमें लगता है कि वे हमें समझेंगे, बिना कहे हमारी भावनाओं को महसूस करेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो निराशा और गुस्सा पैदा होता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें अनदेखा कर रहा है और यही सोच धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट लाने लगती है। दूसरा कारण है अहंकार। जब किसी भी रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो चीजें बिगड़ने लगती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को मानना पसंद नहीं करता। हर कोई यह चाहता है कि सामने वाला झुके, सामने वाला सॉरी बोले। लेकिन जब दोनों ही ऐसा सोचते हैं तो टकराव और बढ़ जाता है। तीसरी चीज है पुरानी शिकायतें। बहुत बार हम किसी बहस में अपने गुस्से की असली वजह नहीं बताते, बल्कि पुरानी बातों को दोहराने लगते हैं। तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुमने पहले भी ऐसा किया था। इस तरह की बातें रिश्तों में दरार डाल देती हैं। अब सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? पहली चीज है संवाद को मजबूत बनाना। कई बार रिश्तों में तकलीफ सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लोग खुलकर बात नहीं करते। वे अपने दर्द को अंदर ही अंदर पालते रहते हैं और जब गुस्सा फूटता है तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो उसे खुलकर सही समय पर कहें, बिना गुस्से और बिना इल्जाम के। दूसरी चीज है अपेक्षाओं को नियंत्रित करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह हमें गलतियां करने का हक है, वैसे ही दूसरों को भी है। अगर हम हर चीज में परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो हमें हमेशा निराशा ही मिलेगी। तीसरी चीज है माफ करना सीखना। कई बार हम खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं क्योंकि हम पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। चौथी चीज है अहंकार को किनारे रखना। रिश्ते वही चलते हैं जहां मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी हम साथ हैं होता है। अगर रिश्ते को बचाना है तो कभी कभी हमें अपने अहंकार को छोड़कर समझौता करना पड़ता है। आखिरी चीज है समय और स्पेस देना। हर रिश्ते को सांस लेने के लिए जगह चाहिए। कभी कभी कुछ समय के लिए दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। इससे भावनाएं शांत होती हैं और चीजों को सही नजरिए से देखने का मौका मिलता है। अगर आपने हम साथ साथ हैं मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि यह सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई, प्यार, त्याग और गलतफहमियों को दिखाने वाली एक कहानी है। अब जरा सोचिए, इस फिल्म के जरिए हम करीबी दुश्मन यानी अपने सबसे करीब होते हुए भी दूर हो जाने वाले रिश्तों को कैसे समझ सकते हैं। फिल्म में रामकिशन के 3 बेटे हैं, विवेक, प्रेम और विनोद। विवेक बड़ा और समझदार बेटा है, लेकिन उसका हाथ बचपन में जल जाने के कारण वह शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है। फिर भी वह अपने माता पिता का सबसे सम्मानित बेटा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब संपत्ति और बिजनेस को लेकर बात आती है तो सौतेली मां के मन में एक छोटी सी गलतफहमी घर कर जाती है। वह सोचती है कि विवेक बिजनेस में सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा और उसका छोटा बेटा विनोद पीछे रह जाएगा। बस यहीं से करीबी रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। रीमा लागू को उम्मीद थी कि उसका बेटा परिवार के बिजनेस का मालिक बनेगा, लेकिन जब उसे लगा कि ऐसा नहीं होगा तो उसके मन में असुरक्षा आ गई। यही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारा दुश्मन बन गया है। रामकिशन का परिवार एक साथ रह सकता था अगर सिर्फ मैं सही हूं वाली सोच को छोड़ा जाता। लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। अगर रीमा लागू खुलकर रामकिशन या विवेक से बात कर लेती कि उसे क्या चिंता है तो शायद इतनी बड़ी दरार ना आती। लेकिन अक्सर हम अपनी भावनाओं को अंदर रखते हैं और सामने वाले को दोषी मान लेते हैं, बिना पूरी सच्चाई जाने। फिल्म के अंत में जब रीमा लागू को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह रोती है, माफी मांगती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। यही असली सीख है।
माफी मांगने और माफ करने की हिम्मत हो तो करीबी दुश्मन फिर से अपने बन सकते हैं। अध्याय 10, दिल से नेतृत्व करना। क्या एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ आदेश दे, सख्त हो और लोगों से काम करवाने में माहिर हो, या फिर एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपने लोगों को समझे, उनकी भावनाओं को जाने और उनके साथ एक इंसान की तरह पेश आए? आज की दुनिया में केवल बुद्धिमत्ता या अनुभव से कोई महान लीडर नहीं बन सकता। जो लोग अपने दिल से नेतृत्व करना जानते हैं वे ही असली सफलता पाते हैं। जब एक लीडर अपने लोगों को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसान की तरह देखता है तो वह उनकी क्षमताओं को दोगुना कर सकता है। पहला और सबसे जरूरी गुण है सहानुभूति। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें और आपके लिए काम करें तो पहले आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। एक अच्छा लीडर सिर्फ यह नहीं देखता कि काम हो रहा है या नहीं, बल्कि यह भी देखता है कि उसके लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपकी टीम दुखी, डरी हुई या दबाव में होगी तो वह कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगी। दूसरी चीज है संचार की कला। कई बार बॉस और कर्मचारियों के बीच गलतफहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि संवाद सही नहीं होता। एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि खुलकर बात करता है, सवाल पूछता है और अपनी टीम को भी खुलकर बोलने का मौका देता है। जब लोग जानते हैं कि उनकी आवाज सुनी जा रही है तो वे ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। तीसरी चीज है गुस्से और निराशा पर नियंत्रण। कई लीडर्स छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा हो जाते हैं जिससे टीम का आत्मविश्वास टूट जाता है। अगर आप हर गलती पर नाराज होंगे तो लोग नई चीजें सीखने और रिस्क लेने से डरेंगे। एक समझदार लीडर गुस्से की जगह मार्गदर्शन देता है, गलतियों से सीखने की प्रेरणा देता है और अपनी टीम को बेहतर बनने का मौका देता है। चौथी चीज है टीम के साथ जुड़ाव। एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑफिस में बैठकर फैसले नहीं लेता बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो आपको भी उनके साथ खड़ा रहना होगा। जब टीम देखती है कि उनका लीडर सिर्फ निर्देश देने वाला नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा रहने वाला इंसान है तो वे उसे दिल से फॉलो करते हैं। पांचवी चीज है सराहना और प्रेरणा देना। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए अपना 100% नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही। अगर एक लीडर अपनी टीम की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहे तो इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। छठी चीज है नैतिकता और ईमानदारी। एक अच्छा लीडर कभी भी सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। वह जो कहता है वही करता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आप पर भरोसा करे तो आपको भी वही आदर्श अपनाने होंगे जो आप दूसरों से चाहते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक अच्छा लीडर सिर्फ कामयाबी की परवाह नहीं करता बल्कि वह अपने लोगों की भी परवाह करता है। जब आप अपने लोगों को समझेंगे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे तो वे भी आपके लिए दिल से काम करेंगे। एलन मस्क सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक नहीं है बल्कि वे एक ऐसे लीडर हैं जो अपने जुनून, दूरदृष्टि और टीम के साथ जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक आज जो भी हैं वह उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता की वजह से हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका दिल से नेतृत्व करने का तरीका। पहली चीज जो एलन मस्क को खास बनाती है वह है टीम के साथ खड़े रहना। वे सिर्फ ऑफिस में बैठकर आदेश देने वाले लीडर नहीं हैं। वे अपनी टीम के साथ देर रात तक काम करते हैं, हर छोटी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं और सबसे बड़ी बात, जब हालात मुश्किल होते हैं तो वे सबसे आगे खड़े होते हैं। स्पेसएक्स जब अपने शुरुआती दौर में बार बार फेल हो रहा था तब मस्क ने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी ताकि उनकी टीम का सपना जिंदा रह सके। यही असली नेतृत्व होता है, अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। दूसरी चीज जो उन्हें महान लीडर बनाती है वह है गलतियों को स्वीकार करना और सीखना। जब टेस्ला अपने शुरुआती दिनों में लगातार प्रोडक्शन डिले का सामना कर रही थी तो मस्क ने खुलकर कहा, हमने कई गलतियां की हैं और हमें इन्हें सुधारना होगा। एक कमजोर लीडर गलती छुपाने की कोशिश करता है, दूसरों पर इल्जाम डालता है, लेकिन एक सच्चा लीडर खुद की कमियों को स्वीकार करता है और अपनी टीम को भी सीखने का मौका देता है। तीसरी चीज है सपनों को जीना और टीम को प्रेरित करना। मस्क कभी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। उनका हर प्रोजेक्ट एक बड़े मिशन से जुड़ा होता है।
मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना, दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों से बदलना, ब्रेन और कंप्यूटर को जोड़ना। उनकी यही सोच उनकी टीम को प्रेरित करती है। जब लीडर खुद किसी चीज को लेकर जुनूनी होता है तो उसकी टीम भी उस जुनून को फॉलो करती है। चौथी चीज है इनोवेशन और रिस्क लेने की हिम्मत। मस्क उन लीडर्स में से हैं जो अपने लोगों को सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन्हें कुछ नया करने के लिए उकसाते हैं। स्पेस एक्स में एक नियम है, अगर तुमने कभी कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब तुमने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। एक अच्छा लीडर वह नहीं जो सिर्फ परफेक्शन मांगे, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों को सीखने और ग्रो करने का मौका दे। पांचवी चीज है लोगों की कद्र करना। जब टेस्ला के एक कर्मचारी ने अपनी फैक्ट्री के हालात पर मस्क को ईमेल लिखा तो मस्क ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि फैक्ट्री की कंडीशन सुधारने के लिए खुद जमीन पर उतर आए। एक सच्चा लीडर अपने लोगों की परवाह करता है, उनकी आवाज सुनता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब सोचिए, अगर एलन मस्क सिर्फ एक सख्त बॉस होते जो गुस्से में आदेश देते और अपनी टीम की भावनाओं की परवाह नहीं करते, तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स आज इस मुकाम पर होते? नहीं, क्योंकि सिर्फ दिमाग से नेतृत्व करना आपको बॉस बना सकता है, लेकिन दिल से नेतृत्व करना आपको एक महान लीडर बनाता है। अध्याय 11, मन और इलाज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालता है? क्या सिर्फ दवाइयां ही हमें ठीक कर सकती हैं, या फिर हमारा अपना मन भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है? आज विज्ञान भी मानता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा मानसिक रवैया हमारी शारीरिक सेहत को सीधा प्रभावित करता है। अगर हमारा मन शांत, सकारात्मक और संतुलित रहेगा तो हमारा शरीर भी ज्यादा मजबूत और स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हमारा दिमाग तनाव, चिंता और नकारात्मकता से भरा होगा तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी कमजोर पड़ने लगेगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि तनाव और नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर पर कैसे असर डालती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमारे दिल की धड़कन तेज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो यह हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे इतना मजबूत बनाएं कि वह हमारी सेहत को बेहतर बना सके। सबसे पहला तरीका है ध्यान और मानसिक शांति। जब हम रोज कुछ समय के लिए ध्यान, मेडिटेशन करते हैं या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है। यह हमारे शरीर से तनाव के हार्मोन कम करता है और हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक सोचते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जब हम किसी बीमारी को हार मानने की बजाय यह सोचते हैं कि हम इसे हरा सकते हैं तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। तीसरा तरीका है हंसी और खुशी। जब हम हंसते हैं या खुश रहते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसे नेचुरल पेनकिलर भी कहा जाता है। यह न केवल दर्द कम करता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। चौथा तरीका है गहरे और अच्छे रिश्ते। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी अपने से खुलकर बातें करते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है? रिश्तों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। जो लोग अकेलेपन और डिप्रेशन में रहते हैं वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसलिए अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी दवा की तरह काम करता है। पांचवा तरीका है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है तो हमारा मन शांत और खुश रहता है, जिससे हमारा शरीर भी मजबूत होता है। छठा तरीका है सही खान पान और दिनचर्या। हमारा शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं। अगर हम स्वस्थ, ताजा और प्राकृतिक चीजें खाते हैं तो हमारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन अगर हम जंक फूड, ज्यादा तला भुना और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो यह न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे मूड को भी प्रभावित करता है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आपका मन मजबूत है तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर और दवाइयां जरूरी हैं, लेकिन उनका असर तभी सबसे अच्छा होता है जब हमारा दिमाग भी उनके साथ मिलकर काम करे। मन और इलाज। एक सच्ची प्रेरक कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ मन की शक्ति से कोई गंभीर बीमारी से ठीक हो सकता है? यह एक काल्पनिक बात नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया था। यह कहानी है नॉर्मन कजिंस की, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और पत्रकार थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह एक दुर्लभ बीमारी थी जिसमें शरीर की हड्डियां धीरे धीरे अकड़ने लगती हैं और इंसान असहनीय दर्द में जीता है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके ठीक होने की संभावना केवल 1% है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इतनी भयानक खबर सुने तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक बोझ समझने लगते हैं। लेकिन नॉर्मन कजिंस ने कुछ ऐसा किया जो पूरी मेडिकल साइंस के लिए एक चमत्कार बन गया। उन्होंने सोचा, अगर तनाव और नकारात्मक सोच से इंसान की हालत बिगड़ सकती है, तो क्या खुशी और सकारात्मक सोच से हालत सुधर नहीं सकती? उन्होंने अस्पताल की दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपने मन की शक्ति को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने 2 चीजें की। नंबर 1, हर दिन हंसी को अपनी दवा बना लिया। उन्होंने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की, मजेदार किताबें पढ़ी और हंसने के बहाने ढूंढे। उनका मानना था कि हंसी शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो एक नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है। नंबर 2, हर नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने मन को बार बार यकीन दिलाया कि वह ठीक हो रहे हैं, उनका शरीर पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि उनका दिमाग उनके शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ हफ्तों बाद उनका दर्द कम होने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि जिसे लाइलाज बीमारी कहा जा रहा था, वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए और एक सामान्य जीवन जीने लगे। यह घटना हमें क्या सिखाती है? हमारा मन सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर को ठीक करने के लिए भी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यह है, क्या हम अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते रहेंगे, नकारात्मक सोचेंगे और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारी सेहत भी धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें, हंसने के मौके ढूंढें और अपने शरीर को यह संदेश दें कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो यह हकीकत में बदल सकता है। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें या किसी तकलीफ में हों, तो सिर्फ दवाइयों के भरोसे मत बैठिए। अपने मन को भी दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 12, परिवार की अग्नि परीक्षा। क्या आपका परिवार आपके जीवन में शक्ति का स्रोत है या तनाव की वजह? परिवार वह नींव है जिस पर हमारी पूरी मानसिक और भावनात्मक दुनिया टिकी होती है। अगर यह नींव मजबूत हो तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर यह कमजोर हो तो हमारी पूरी जिंदगी अस्थिर हो सकती है। बचपन में हमें जो प्यार, अपनापन या तकलीफें मिलती हैं, वे हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में प्यार, सुरक्षा और समझदारी भरा माहौल मिले, तो वह आत्मविश्वास से भरा इंसान बनता है। लेकिन अगर घर में लड़ाई झगड़े, अनदेखी या टकराव का माहौल हो, तो वही बच्चा बड़ा होकर भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन कई बार यही जुड़ाव सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। रिश्तों में संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि हम उन संघर्षों को कैसे संभालते हैं। क्या हम रिश्तों को और खराब करते हैं या फिर उन्हें समझदारी से सुलझाते हैं? पहली चीज जो हमें समझनी होगी, हमारे परिवार के हर सदस्य की एक अलग सोच, अलग व्यक्तित्व और अलग भावनाएं होती हैं। अगर हम यह उम्मीद करें कि हर कोई वैसा ही सोचे जैसा हम सोचते हैं, तो यह गलत होगा। समझौता और सहनशीलता ही एक मजबूत परिवार की असली पहचान है। दूसरी चीज, संवाद की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कई परिवारों में लोग एक दूसरे से खुलकर बात ही नहीं करते। छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं और फिर रिश्तों में दरार आ जाती है। अगर किसी रिश्ते को बचाना है, तो सबसे पहला कदम है खुलकर बात करना, बिना गुस्से और बिना आरोप प्रत्यारोप के। तीसरी चीज,
क्षमा करने की क्षमता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। घर में गलतियां होंगी, मतभेद होंगे, लेकिन अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो रिश्ते जहर बन जाएंगे। क्षमा करना और आगे बढ़ना ही रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। चौथी चीज, इंसाफ और संतुलन। कई परिवारों में एक ही इंसान पर सारा दबाव डाल दिया जाता है। कोई हमेशा त्याग करता रहता है और कोई हमेशा फायदा उठाता रहता है। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। अगर परिवार में हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो तो प्यार बना रहता है। पांचवी चीज, समय देना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने परिवार को समय देना भूल जाते हैं। मोबाइल, टीवी, काम, सब कुछ हमारे रिश्तों के बीच आ गया है। लेकिन सच तो यह है कि बिना समय दिए कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। अगर परिवार को मजबूत बनाना है तो हमें उनके साथ समय बिताना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा और एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा। छठी चीज, प्यार का इजहार करना। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा परिवार जानता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम इसे जताते भी हैं? छोटे छोटे इशारे, सराहना, एक साधारण धन्यवाद या मुझे तुम पर गर्व है जैसी बातें रिश्तों को गहरा बना सकती हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार कोई परफेक्ट जगह नहीं होती, बल्कि यह सीखने और बढ़ने की जगह होती है। कोई भी परिवार पूरी तरह खुशहाल नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने रिश्तों को समझदारी से संभालते हैं वही असली सुख पाते हैं। एक गरीब लकड़हारे के बेटे से लेकर अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बनने तक अब्राहम लिंकन की जिंदगी हमें सिखाती है कि परिवार चाहे जितना भी मुश्किल हो, अगर हम रिश्तों को सही तरीके से संभालें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लिंकन का बचपन बहुत कठिन था। उनके पिता थॉमस लिंकन बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि अब्राहम खेतों में काम करें और परिवार की मदद करें, लेकिन लिंकन का मन पढ़ाई में था। जब भी वे किताबें पढ़ते, उनके पिता नाराज हो जाते और उन्हें काम पर लगा देते। लेकिन इस सख्ती के बावजूद उनकी मां नैन्सी हैंक्स लिंकन हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती थीं। वे जानती थीं कि अब्राहम को शिक्षा की कितनी जरूरत है। हालांकि उनका परिवार गरीब था और उनके पास खुद की किताबें नहीं थीं, फिर भी उनकी मां ने उन्हें किसी भी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब लिंकन की मां का देहांत हुआ तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उनकी सौतेली मां सारा बुश लिंकन ने उनके जीवन में फिर से प्यार और सहारा दिया। उन्होंने लिंकन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया और उनके सपनों को समझा। अब्राहम लिंकन के पिता का व्यवहार उनके लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा। वे कभी भी अपने बेटे के बड़े सपनों को पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन लिंकन ने इस संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने गुस्सा या शिकायत करने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाया। वे खेतों में मेहनत करते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता किताबों में डूब जाते। उनका संघर्ष और पारिवारिक कठिनाइयां ही उन्हें मजबूत बनाती गईं। जब लिंकन बड़े हुए और वकालत में नाम कमाने लगे तो वे कभी भी अपने परिवार से कटे नहीं। उन्होंने अपने पिता की देखभाल की, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा, भले ही उनके बीच मतभेद थे। यह सिखाता है कि परिवार के साथ मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद रिश्तों को संभालना ही असली समझदारी है। जब लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका को गृहयुद्ध से बचाया और दासता को खत्म किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि परिवार की कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से कट जाएं। नंबर 2, अगर माता पिता हमें नहीं समझते तो हमें खुद को साबित करना होगा, न कि उनसे नफरत करना। नंबर 3, हमारे रिश्ते हमें मजबूत बना सकते हैं अगर हम शिकायत करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। अध्याय 13, आघात और भावनात्मक पुनः सीखना। क्या आपने कभी सोचा है कि बीते हुए दर्दनाक अनुभव यानी ट्रॉमा हमारी सोच, हमारे व्यवहार और यहां तक कि हमारे पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? कोई एक बुरा अनुभव हमारी भावनाओं को इस कदर जकड़ सकता है कि हम खुद को कमजोर, डरे हुए और बेबस महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या हम इससे उबर सकते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं को फिर से सीख सकते हैं, उन्हें नया रूप दे सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी गहरे मानसिक आघात यानी ट्रॉमा से गुजरते हैं, जैसे बचपन में अपमान, किसी अपने की मृत्यु, किसी हादसे का शिकार होना या बार बार रिजेक्शन मिलना, तो हमारा दिमाग इस दर्द को
गहराई से दर्ज कर लेता है। यह अनुभव हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता रहता है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा किसी भी खतरे को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने का काम करता है। जब हमें किसी पुराने दर्द से मिलता जुलता कोई अनुभव होता है तो एमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें डर, गुस्सा या चिंता महसूस होने लगती है। यही वजह है कि कई बार हम छोटे छोटे हालातों में भी जरूरत से ज्यादा इमोशनल रिएक्शन देने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने दर्द को फिर से जीने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने दर्द को पहचानना और उसे स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने पुराने आघात को नकारते हैं, ये सोचकर कि अब तो वह बीत चुका है, मुझे उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक हम अपने दर्द को समझते नहीं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा कदम है पुराने घावों को धीरे धीरे भरने देना। यह कोई एक रात में पूरा होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमें खुद को वह समय और स्पेस देना होगा जिसमें हम धीरे धीरे अपने अंदर दबे डर और दुख को कम कर सकें। इसमें ध्यान मतलब मेडिटेशन, लिखना मतलब जर्नलिंग या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना मदद कर सकता है। तीसरा कदम है नई भावनाओं को सीखना। अगर हमारा दिमाग बार बार डर, गुस्सा और निराशा को दोहराता रहा है तो हमें इसे नए अनुभव देना जरूरी है। अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि हर स्थिति खतरा नहीं होती, हर इंसान हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इसके लिए हमें खुद को नए अनुभवों में डालना होगा, धीरे धीरे नए हालातों को अपनाना होगा। चौथा कदम है खुद को मजबूत बनाना। आघात हमें तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से संभालें तो यही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना सकता है। अपने शरीर और मन का ख्याल रखना, अच्छी दिनचर्या बनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, यह सब हमें मानसिक रूप से और ज्यादा ताकतवर बनाता है। पांचवां कदम है सकारात्मक सोच और खुद को माफ करना। जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमें अपने पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। खुद को और दूसरों को माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। माफी का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अब उस दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल को तय नहीं करता। हाँ, आपने दर्द झेला है, लेकिन आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। आप सिर्फ अपने आघात का शिकार नहीं हैं, आप उससे सीखने वाले, आगे बढ़ने वाले और अपने जीवन को फिर से संवारने वाले इंसान हैं। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे महान और शक्तिशाली योद्धा चंगेज खान अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में कितना टूटा हुआ और भावनात्मक रूप से कमजोर था? उसका असली नाम था तेमुजिन। वह एक खानाबदोश कबीले में पैदा हुआ था, लेकिन जब वह सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। पिता की मौत के बाद उसकी मां और उसके परिवार को कबीले ने छोड़ दिया। छोटी उम्र में ही उसे भुखमरी, अपमान और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। तेमुजिन और उसकी मां जंगलों में भटकते रहे। खाने के लिए जंगली जड़ें और चूहों तक का शिकार करना पड़ा। उसका बचपन संघर्षों से भरा था और जब वह बड़ा हुआ, उसके अपने ही कबीले वालों ने उसे पकड़कर एक गुलाम की तरह बेड़ियों में जकड़ दिया। अब सोचिए, अगर तेमुजिन ने अपने आघात को ही अपनी पहचान मान लिया होता, अगर उसने खुद को एक शिकार ही समझ लिया होता, तो क्या वह आगे बढ़ पाता? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पुराने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तेमुजिन ने खुद को फिर से प्रशिक्षित किया। उसने सीखा कि भावनात्मक घावों को कैसे भुलाया जाए और खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदला, अपने अंदर अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित किया और धीरे धीरे एक ऐसा योद्धा बन गया जिसकी पूरी दुनिया ने इज्जत की। वह चंगेज खान बन गया, इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट। अब सवाल यह है, हम चंगेज खान की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है। तेमुजिन भी यह मान सकता था कि वह सिर्फ एक बेसहारा लड़का है, लेकिन उसने खुद को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दोबारा गढ़ा। आप भी अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दूसरी बात, अतीत को पकड़कर बैठना बेकार है। अगर चंगेज खान अपने पिता की हत्या या बचपन में मिले अपमान को पकड़कर बैठ जाता,
तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसने अपने आने वाले कल को तय किया। आप भी वही कर सकते हैं। तीसरी बात, भावनात्मक पुनः सीखना, इमोशनल रीलर्निंग संभव है। तिमोजिन ने अपने अंदर डर, संदेह और दर्द को नहीं पनपने दिया। उसने नई सोच अपनाई, नई रणनीतियां बनाई और अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित किया। अगर आप किसी मानसिक आघात से गुजरे हैं तो आप भी अपने विचारों को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। आखिरी बात, जो इंसान अपने दर्द से सीखकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। आप भी अपने पुराने घावों को पकड़कर नहीं बैठ सकते। आपको उन्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना होगा जिससे आप और ऊंचे उठ सकें। अध्याय 14, स्वभाव ही किस्मत नहीं है, यानी टेम्परमेंट इज नॉट डेस्टिनी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा स्वभाव यानी टेम्परमेंट क्या जन्म से तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं? कई लोग मानते हैं कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, गुस्सैल, शर्मीले, बेचैन या फिर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील। लेकिन क्या सच में हमारा स्वभाव हमारी किस्मत बन जाता है? क्या हम इसे बदल नहीं सकते? सच्चाई यह है कि हमारा स्वभाव जन्म से एक हद तक तय होता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं। कोई बहुत ज्यादा चंचल होता है, कोई शांत, कोई जल्द डर जाता है, तो कोई हर चीज के लिए जिद्दी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा दिमाग नए अनुभवों को अपनाता है और हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं। अगर स्वभाव हमारी किस्मत होता तो कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को सुधार नहीं सकता। कोई डरपोक इंसान कभी बहादुर नहीं बन सकता और कोई शर्मीला व्यक्ति कभी आत्मविश्वास से नहीं भर सकता। लेकिन असलियत इसके उलट है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग नए अनुभवों से बदल सकता है। अगर हम बार बार एक ही तरह की भावनाओं और व्यवहार को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न को पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बदलने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी बदल सकता है। अगर कोई गुस्सैल है तो वह खुद को शांत रखना सीख सकता है। अगर कोई हमेशा नेगेटिव सोचता है तो वह धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट अपना सकता है। अगर कोई बहुत डरपोक है तो वह अपनी हिम्मत को बढ़ा सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या छोटी छोटी चीजों से डर लगता है तो यह समझना जरूरी है कि यह भावना क्यों आती है। क्या बचपन में कोई ऐसा अनुभव था जिसने यह सोचने पर मजबूर किया? क्या समाज या परिवार ने हमें ऐसा बना दिया? दूसरा कदम है छोटी छोटी आदतें बदलना। अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो खुद को नई परिस्थितियों में डालें। धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलें। अगर आप बहुत शर्मीले हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा बातचीत करने की आदत डालें। तीसरा कदम है खुद को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करना। जब भी कोई स्थिति सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 1 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपको इस पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। चौथा कदम है नई पहचान अपनाना। अगर आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो खुद को एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू करें। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो खुद को एक आत्मविश्वासी इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करें, भले ही शुरू में अजीब लगे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वभाव बदला जा सकता है, लेकिन यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपकी सीमाएं पहले से तय हैं और आप उन्हें बदल नहीं सकते? अगर हाँ, तो आपको माइकल जॉर्डन की कहानी सुननी चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने साबित कर दिया कि स्वभाव किस्मत नहीं होता, बल्कि मेहनत और बदलाव से हम अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। माइकल जॉर्डन को आज दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें उनके स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था? जी हाँ, जब वे हाई स्कूल में थे तब उनकी टीम के कोच ने कहा कि तुम इस खेल के लिए नहीं बने हो। उस समय अगर जॉर्डन ये मान लेते कि उनका स्वभाव या उनकी क्षमता पहले से तय है तो वे कभी महान खिलाड़ी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने अपने हालात को स्वीकार करने की बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो वे निराश जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ने का फैसला किया और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। वे सुबह जल्दी उठते,
घंटों प्रैक्टिस करते और तब तक रुकते नहीं जब तक वे अपने आप में सुधार महसूस न करें। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपने भाग्य को खुद बनाऊंगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉर्डन जन्म से ही कोई खास प्रतिभा लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने खुद को एक महान खिलाड़ी बनाया। जब वे बास्केटबॉल खेलना शुरू कर रहे थे, तब वे बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा ऊंचे नहीं कूद पाते थे। उनकी स्किल्स भी औसत थीं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन किया, बार बार कोशिश की, असफल हुए, फिर उठे और आगे बढ़ते गए। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का जमीनी सच है। अगर आप लगातार नई आदतें अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग बदल जाता है, आपकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं और आप अपने पुराने स्वभाव को पीछे छोड़कर एक नया इंसान बन सकते हैं। माइकल जॉर्डन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा स्वभाव, हमारी कमजोरियां और हमारी सीमाएं कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर हम खुद पर मेहनत करें, अपनी सोच बदलें और अपने दिमाग को एक नई दिशा में ढालें, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अध्याय 15, भावनाओं को न समझने की कीमत, यानी द कॉस्ट ऑफ इमोशनल इलिटरेसी। कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा तो हो, लेकिन अपनी भावनाओं को न समझ पाए, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? आजकल लोग पढ़ाई, नौकरी और स्किल्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावनाओं को समझने और संभालने की कला को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा परेशानियां, गलत फैसले, टूटते रिश्ते और हमेशा रहने वाला तनाव। जब कोई अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाता, तो छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती हैं। गुस्सा आता है तो वह भड़क जाता है, दुखी होता है तो घंटों उसी सोच में डूबा रहता है, डर लगता है तो खुद को रोक लेता है और इससे उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी सिर्फ निजी जीवन को नहीं, बल्कि करियर को भी बिगाड़ देती है। अगर कोई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाता, तो वह सही फैसले नहीं ले पाएगा। अगर वह दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता, तो उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और अगर वह गुस्से या डर में गलत कदम उठाएगा, तो उसकी पूरी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। सोचो, अगर कोई अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता, तो उसके दोस्त और परिवार वाले धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगे। अगर कोई अपनी चिंता और डर को नहीं संभाल पाता, तो वह कभी नए मौके नहीं ले पाएगा। अगर कोई दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाता, तो वह कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगा। अब सवाल है, क्या भावनाओं को समझना और संभालना सीखा जा सकता है? बिल्कुल। सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। जब भी आपको गुस्सा आए, डर लगे या दुख हो, तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इस गुस्से या डर की वजह सच में इतनी बड़ी है? दूसरा कदम है दूसरों की भावनाओं को समझना। जब कोई परेशान हो, तो उसकी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि समझने के लिए सुनो। जब कोई गुस्से में हो, तो उसे भी अपनी तरह ही इंसान समझो, जो किसी परेशानी से जूझ रहा है। तीसरा कदम है अपनी भावनाओं को सही तरीके से बाहर निकालना। अगर आपको कोई बात बुरी लगी, तो चिल्लाने की बजाय आराम से बोलो। अगर आप दुखी हो, तो खुद को अकेले मत रखो, अपने करीबी से बात करो। सबसे जरूरी बात, भावनाओं को समझना और संभालना एक सीखने की चीज है। यह कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है। इसे हर कोई सीख सकता है, अगर वह सच में बदलाव चाहता है। कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान बहुत तेज दिमाग वाला हो, लेकिन अपने गुस्से और अहंकार पर काबू न रख सके, तो क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। नेपोलियन दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और वह एक के बाद एक देश जीतता जा रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड और गुस्सा। उसे लगता था कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। जब नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला किया, तो उसके कई सलाहकारों ने उसे रोका। उन्होंने कहा, रूस बहुत ठंडा देश है, वहां लड़ाई लड़ना खतरनाक होगा। लेकिन नेपोलियन को किसी की बात सुननी ही नहीं थी। उसे लगता था कि वह जो भी करेगा, जीत उसकी ही होगी। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब उसकी सेना रूस पहुंची, तो वहां की भयंकर ठंड, बर्फीले तूफान और खाने की कमी ने उसके सैनिकों को खत्म कर दिया। धीरे धीरे उसकी लाखों की सेना मर गई। कुछ को भूख ने मार दिया, कुछ ठंड से जम गए और कुछ वापस भाग गए। अगर नेपोलियन ने अपनी जिद और गुस्से को संभाला होता, अगर उसने दूसरों की सलाह मानी होती, तो वह इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाता। लेकिन उसने अपने अहंकार को अपने फैसलों पर हावी होने दिया और इसी वजह से वह एक दिन सब कुछ हार गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है?
अगर हम अपने गुस्से, जिद और अहंकार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे हमें बर्बाद कर सकते हैं। कई बार हमारा दिमाग हमें सही सलाह देता है, लेकिन हमारी भावनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। और अगर हम उन्हें काबू नहीं कर पाए तो हम भी नेपोलियन की तरह बड़ी गलती कर सकते हैं। अध्याय 16, भावनाओं की पढ़ाई यानी स्कूलिंग द इमोशंस। हम स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री जैसी कई चीजें सीखते हैं, लेकिन क्या कभी हमें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालें? हमें यह तो बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जब हम गुस्से, दुख या डर से घिर जाएं तो क्या करें। बचपन में जब कोई बच्चा रोता है तो अक्सर उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, न कि उसकी भावनाओं को समझने की। अगर कोई बच्चा डरता है तो उसे कहा जाता है, डर मत। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से डर खत्म हो जाता है? अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है तो उसे डांट दिया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस गुस्से को सही तरीके से कैसे निकाला जाए। यही कारण है कि बड़े होकर लोग अपनी भावनाओं से भागते रहते हैं। जब गुस्सा आता है तो लोग चीखने लगते हैं या किसी को चोट पहुंचा देते हैं। जब दुख होता है तो अकेले में रोते हैं, लेकिन किसी से शेयर नहीं करते। जब डर लगता है तो अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इन भावनाओं को कैसे संभाला जाए। अगर स्कूल में बच्चों को यह सिखाया जाए कि कैसे अपनी भावनाओं को समझें, गुस्से को कंट्रोल करें, डर का सामना करें और दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करें, तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि इंसान अपनी भावनाओं को ठीक से पहचाने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे। अगर कोई बच्चा जानता है कि उसका गुस्सा गलत जगह नहीं निकलना चाहिए, तो वह आगे चलकर खुद को और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई बच्चा समझता है कि असफलता सिर्फ एक सीखने का मौका है, तो वह कभी भी डरकर अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसके लिए बदलाव हमें खुद लाना होगा। हमें खुद यह सीखना होगा कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हम चिल्लाने की बजाय गहरी सांस लें और सोचें कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। जब भी डर लगे तो उससे भागने की बजाय धीरे धीरे उसका सामना करें। जब भी कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी परेशान हो तो उसे जज करने की बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। भावनाओं को मैनेज करना भी एक स्किल है जिसे हमें बचपन से सीखना चाहिए था। लेकिन अगर हमने अब तक नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, हम आज से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पढ़ाई हमारी सोच को तेज बनाती है, वैसे ही भावनाओं की सही समझ हमारी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकती है।